लेट्स से कि ईश्वर ने दुनिया बनाई, उससे पहले ईश्वर ने आत्मा बनाई होगी बहुत सारी, ताकि जब कोई जिंदा पैदा हो उसमें वो आत्मा भेज सके। हम्म ये तो अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि आत्मा ऐसा थोड़ी ना हो सकता कि ईश्वर से पहले से आत्मा रही होगी। हम्म, ठीक है ठीक है, अब ठीक है, एक्सप्लेन करो अपना अपना चलो। व्यू पॉइंट एक्सप्लेन करो, हाँ अपनी पोजीशन एक्सप्लेन करो। हाँ, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आत्मा पहले से एग्जिस्ट करती है, बीच में आत्मा नहीं बनती, क्योंकि गीता में खुद श्री कृष्ण ने बोला है कि आत्मा बनती नहीं है, बनाई नहीं जा सकती, वो अजय अमर है, यानी यूनिवर्स एक स्टार्ट होने से बनी हुई है, यूनिवर्स एक खत्म होने से बनी हुई है। हम्म अब 1 ग्राम मिट्टी में 2.5 अरब जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं 2.5 अरब, यानी 2.5 बिलियन होते हैं 1 ग्राम मिट्टी में। ठीक है, इसका मतलब है जो सबसे ज्यादा आत्माएं हैं दुनिया में वो है हमारी बैक्टीरिया में। ठीक है, हम्म यानी 99% हमारी जो आत्माएं हैं वो बैक्टीरिया में है। ठीक है, हम्म हम्म अब अगर यूनिवर्स आत्माओं का स्टॉक खत्म ना हो, इसका मतलब है कि हम्म भगवान ने बहुत सारी आत्मा पहले से बना रखी होंगी, ताकि भाई कभी ऐसा ना हो कि कोई बैक्टीरिया पैदा होने वाला हो और आत्मा खत्म हो जाए वरना वो आत्मा नहीं भेज पाएंगे, और आत्मा बीच में तो बना नहीं सकते क्योंकि वो आत्मा हमेशा पहले से है। तो लेट्स से कि हम जाते हैं मार्स पे और बहुत सारे प्लैनेट्स पे, हम उनको टेराफॉर्म करते, मतलब उनको हम चेंज कर देते हैं ताकि उसमें हम वायरस या सॉरी उसमें हम बैक्टीरिया पनपा सके। ठीक है, तो हम्म तो वायरस पनप जाएंगे वहां, ऐसा नहीं होगा कि वायरस नहीं पनपेंगे, पनप जाएंगे। तो 1 ग्राम मिट्टी में 2.5 अरब होते हैं, और सोचो हमने 50-60 प्लेनेट पे कर दिए। तो इसका मतलब है कि बहुत सारी आत्माओं का स्टॉक भगवान को पहले से रखा रखा होगा उन्होंने अभी, जो कभी हम्म पैदा ही नहीं हुई, हम्म जो कि कभी पैदा होंगी ही नहीं, क्योंकि अगर हम हम्म टेराफॉर्म करेंगे तो वो आत्माएं छोड़ेंगे, और अगर हम हम्म टेराफॉर्म नहीं करेंगे तो वो आत्माएं नहीं छोड़ेंगे, तो वो उनके पास स्टॉक में रखी रहेंगी। अगर ये जो आत्मा का कॉन्सेप्ट है इसके हम एजेस पे जाए और ऐसे क्वेश्चन पूछे, तो हमें पता चलता है कि यार ये बहुत ही ज्यादा, मतलब एक बेवकूफाना कॉन्सेप्ट है, अगर हम इनकी डेफिनेशन भी सच माने कि हाँ आत्मा बीच में नहीं बनाई जा सकती, या आत्मा हमेशा रहती है। क्योंकि जैसे फोन नंबर है, ठीक है, तो हमारा पहले 99 से नंबर होता था, सबका 9 से नंबर होता था, जब ज्यादा फोन आए तो फिर 675 भी आ गए, क्योंकि ये नंबर पहले से एग्जिस्ट करते थे ना। तो अगर ऐसे ही बहुत सारे लिविंग क्रीचर है जो हमने अभी क्रिएट नहीं करे, जो हम क्रिएट कर सकते हैं, तो उनके भी नंबर सरकार ने रख रखे होंगे, मतलब ईश्वर ने रख रखे होंगे कि हाँ भाई ये आत्मा अगर इन्होंने मंगल ग्रह पे छोड़ी तो हम ये आत्माएं हम्म छोड़ देंगे, और वो सब आत्माएं रखी हुई है मतलब कहीं पे। हम्म। यार ये सुनने में कितना अजीब लग रहा है ये अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी डेवलप कब हुई क्या अबाउट नहीं, ये आत्मा? तो मेरे, ये तो अभी एक दो दिन पहले ही कॉन्सेप्ट आया था मेरे अंदर। मतलब मेरे अंदर हाँ इस टाइप के प्रश्न आते रहते थे, जैसे कि गन्ना है, तो ये तो मैंने हाँ तुम्हें पहले भी एग्जांपल दे रखा है कि एक गन्ना है, लिविंग क्रीचर है, हमने उखेड़ा, हाँ मर गया। ठीक है, आत्मा हाँ निकल गई, हमने काट दिया, खा लिया, खत्म, कोई बात नहीं। हाँ दूसरा गन्ना उखेड़ा, मर गया, आत्मा निकल गई, हमने 3 गन्ने पार्ट करे, 3 जगह बो दिए, अब 3 पेड़ निकला है। हाँ आत्मा तो कट नहीं सकती है, आत्मा मर नहीं सकती है, तो साली वो जो ओरिजिनल आत्मा थी वो किस गन्ने में है? अब किन 2 पार्ट में नहीं आत्मा आई है? और कब आई है? जब हम गन्ना बो रहे थे तब आई है, जब हम काट रहे थे तब आई है, या कब आई है? हाँ लाइक हाँ अगर आत्मा का कॉन्सेप्ट देखो तो कितना बेवकूफ है कि जब गन्ना खड़ा था तो एक आत्मा है ना उसमें, हाँ उसमें कब कैसे आत्मा आ गई जब हमने उसे काट के डाल दिया? तो लाइक हाँ बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चंस है। हमारे साथ दिक्कत क्या है कि जब भी हम कोई ऐसी चीज पढ़ रहे होते हैं खासकर, तो हम क्या करते हैं, हम आते हैं कंफर्मेशन बायस के साथ, कि हमको लगता है कि ये ज्ञान बहुत क्या अच्छा है, होता है ये कंफर्मेशन बहुत बायस, क्या होता है ये बताओ? अच्छा। ठीक है, तो कंफर्मेशन बायस में एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कंफर्मेशन बायस क्या होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम पहले से हमारा ओपिनियन बना होता है किसी चीज हम्म के बारे में, हम उसको पढ़ते हैं, फिर हम उसे ओपिनियन के साथ पढ़ते हैं, तो उसका जो हमें कंक्लूजन निकलता है वो हमारा कुछ और ही निकलता है। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप और हिलेरी क्लिंटन के बीच डिबेट हुई थी। जब रिपब्लिकन से पूछा गया कि डिबेट कौन जीता, तो मेजोरिटी ऑफ रिपब्लिकन ने बोला कि डोनाल्ड ट्रंप जीता, और हम्म मेजोरिटी ऑफ डेमोक्रेट्स ने बोला कि हिलेरी क्लिंटन जीती, क्योंकि उन्होंने सेम हम्म डिबेट देखी है, लेकिन कंफर्मेशन बायस के साथ आए हैं कि यार ये लीडर सही है, तो उनको वही लीडर जीते हुए दिख रहा है। ऐसा ही हम्म हमारे साथ भी होता है, सब इंसानों के साथ होता है कि जब हम अपने रिलीजियस टेक्स्ट को पढ़ते हैं तो पहले ये बता दिया जाता है कि ये ग्रंथ बहुत महान है, इसकी हम्म बात बहुत सही है। फिर हम जब उसे पढ़ने बैठते हैं, तो हम जब उसे पढ़ रहे होते हैं, तो हम में जो भी लिखा होता है हम उसके हिसाब से अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करते हैं, ना कि हम उसको क्रिटिकली एनालाइज करते हैं कि यार इसमें जो लिखा हुआ है कि वो सही है कि गलत है, या फिर हम्म उसको हम जांच परख करके देखते हैं। हम उसे जांच परख, हम उसे क्रिटिकली, हमारे देश में मतलब क्रिटिकल इवैल्यूएट ही थिंकिंग नहीं नहीं करते। सिखाई जाती है। हम्म हाँ, ये दिक्कत है बहुत ज्यादा। तो हम्म अभी जैसे
तो हम जो भी चीज हम जिस कल्चर में पैदा हुए हैं, जिस फैमिली में रहे हैं, जिस फैमिली में हमारा जन्म हुआ है, जिस सोसाइटी का पार्ट है हम, अपने फ्रेंड सर्कल और अपने वर्क प्रोफेशनल स्पेस, वहां पर रह करके जो हमारा माइंडसेट, हमारे अप्रोचेस, हमारी आइडियोलॉजी, हमारा वे ऑफ थिंकिंग बना है, उस बेसिस पे हम दुनिया को वर्ल्ड व्यू रखते हैं, है ना? जो जो हमारे सामने होता रहता है, उससे हम अपने आप को एक क्या कहते हैं, रीएश्योरेंस, या फिर वो उसको क्या कहते हैं, कंफर्मेशन इज अ गुड वर्ड, उसको कंफर्म करते रहते हैं कि अच्छा यही सही है, यही सही है, यही सही है, क्योंकि हमारी ऑलरेडी एक अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है ना? इतना टाइम उस सिचुएशन में, उस सोसाइटी में रहने की वजह से। तो ये एक वजह है जिसकी वजह से हम चीजों को एक तरीके से ही सोच पाते हैं और दूसरा पर्सपेक्टिव नहीं देख पाते। दैट इज अ, हम्म। है ना? हाँ, यही हाँ, जी, हाँ। सही समझा हाँ, हूँ मैं? हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। हाँ। तो जो आत्मा का कॉन्सेप्ट है, जो हमारी किताबों में लिखा हुआ है, हिंदू धर्म की किताबों में जो लिखा हुआ है, वो तो गलत है, ये बात तो हमें पता है। हम्म, लेकिन अब वो उसमें चेंजेस करने की ज़रूरत है। लेकिन अब वो क्या बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे गलत है? क्या उसमें कुछ चेंजेस कर देंगे तब वो सही हो जाएगा? इस पे कोई हम्म, सवाल ही नहीं उठाता। जैसे कि हम्म, साइंस के साथ क्या अच्छी बात है कि न्यूटन ने बोला था, जो न्यूटन का जो लॉ ऑफ मोशन है, मैं आज हम्म, जाके बोलूँ किसी को कि न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन गलत है, तो वो कहेगा भाई क्यों गलत है? हम्म, तो मैं उसे बताऊँगा कि हाँ भाई क्वांटम फील्ड्स, क्वांटम मैकेनिक्स में देखो ये लागू नहीं होता। वो कहेगा हाँ यार सही है। चाहे न्यूटन कितना भी बड़ा हो। आज को कल को कोई डाल्टन की कोई थ्योरी है, मैं आज जाके बोलूँगा कि हाँ भाई इसने बोला था कि ऐसे-ऐसे इलेक्ट्रॉन घूमता है, वैसे नहीं घूमता है। कोई जज़्बाती नहीं होगा, लोग बोलेंगे हाँ भाई सही है, ऐसा जज़्बाती नहीं होगा। लेकिन हम्म, अगर कोई रिलीजियस किताब में पुरानी कोई बात लिखी हुई है और मैं जाके आज बोल दूँ कि भाई ये देखो यार, ये जो लिखा हुआ है ये गलत है, ऐसे नहीं होता, ऐसा होगा या फिर इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो जज़्बात हो जाएँगे वो कि भाई तुम्हें कैसे पता है? तुम ज़्यादा बड़े हीरो बन रहे हो, तो ये मतलब हम्म, तुम अपने आप को ज़्यादा सुप्रीम समझते हो। हमको एक बात ये भी समझने की ज़रूरत है कि जो नॉलेज है, वो कैसे बनती है? हम्म, नॉलेज, कॉम्प्लेक्स नॉलेज ऐसे बनती है जब सोसाइटी में एक ग्रुप ऐसा होता है, जिसको रहने-खाने के लिए स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसका अपना पेट भर रहा होता है। और वो नॉलेज को आगे पास ऑन करता रहता है और उसको क्रिटिकली एनालाइज़ करते जाते हैं लोग, आगे क्रिटिसाइज़ करते जाते हैं और फिर नॉलेज रिफ़ॉर्म हो जाती है, तब एक कॉम्प्लेक्स नॉलेज बनती है। क्योंकि कोई एक इंसान ऐसा नहीं हो सकता, कुछ-कुछ लोग रहे हैं, लेकिन एक इंसान ऐसा नहीं हो सकता कि वो उठे, पैदा हो और कोई नॉलेज दे दे और बहुत खतरनाक नॉलेज हो जाए वो, ठीक है? हम्म, उसके उसको पहले भी एक बेस चाहिए और फिर उसकी नॉलेज आगे भी क्रिटिकली एनालाइज़ होती रहेगी, तभी वो अच्छी और कॉम्प्लेक्स नॉलेज बनेगी। अब हम्म, इंडिया के साथ 2 दिक्कतें हैं। पहली बात तो क्या है कि इंडिया में ये कल्चर बढ़ा रहा है कि गुरु का सत्कार करो। गुरु का सत्कार करो, ये बात तो सही है, लेकिन गुरु की हर बात को बिल्कुल आँख मूंद के मान लो, ये भी कल्चर रहा है। तो पहली बात तो हम्म, क्रिटिसिज़्म थोड़ा-सा कम रहा है। बिल्कुल आधारभूत, ऐसा नहीं है कि क्रिटिसिज़्म नहीं रहा, अलग-अलग स्कूल के लोगों ने डिबेट तो करी है हमेशा से। लेकिन हम्म, एक ही स्कूल के लोगों ने अपनी ही नॉलेज को, प्रीवियस नॉलेज को एकदम ऐसे नहीं बोला कि यार इसमें ये फंडामेंटल कोई गलती है। उन्होंने उसको इम्प्रूव करा है, ना कि फंडामेंटल में उसमें गलती निकाली है। जबकि हम्म, साइंस में तो ऐसा हो जाता है कि एक फिजिक्स के ही बंदे आके बहुत से ऐसे मिलेंगे जो पुराने ज़माने के फेमस फिजिसिस्ट होंगे, उनको क्रिटिसाइज़ करेंगे। हम्म, दूसरी दिक्कत क्या है कि हमारा नॉलेज जो क्रिटिसाइज़ होती भी रही, फिर एकदम से क्या हुआ कि फॉरेनर्स आ गए और वो जो परंपरा थी वो हो गई खत्म, ठीक है? हम्म, तो नॉलेज कॉम्प्लेक्स होना हो गई बंद, हम्म, डिस्कोर्स हो गया खत्म। फिर जब इंडिया को आज़ादी मिली या इंडिया में जब नेशनलिज़्म आ रहा था, तो हम लोग ये कहने चाह रहे थे कि हमारी नॉलेज बहुत महान है, जो कि बात सही हम्म, थी। हमारी नॉलेज महान थी उस समय के हिसाब से। वो हम्म, नॉलेज आज उतनी सही नहीं है, महान है पर उतनी सही नहीं है, ठीक है? ये समझो। हम्म, हम्म, जैसे कि न्यूटन की किताब प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिका एक महान किताब है, लेकिन आज एक कोई बंदा फिजिक्स का एक थीसिस लिख देगा, वो थीसिस उस प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिका से ज़्यादा करेक्ट होगी। हम्म, करेक्ट ज़्यादा है, इसका मतलब ये नहीं है कि महान कम है वो, ठीक है? मतलब एक नॉर्मल थीसिस किसी ने लिख दिया आज एक साइंस के बंदे ने, वो महान तो कम है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिका से, लेकिन करेक्ट ज़्यादा है, क्योंकि टाइम बीत चुका है। तो ऐसे ही अगर मैं हिंदुइज़्म के ऊपर कोई किताब लिख दूँगा आज, तो वो रामायण जैसी महान नहीं हो जाएगी या फिर वो गीता जैसी महान नहीं हो जाएगी, लेकिन करेक्ट ज़्यादा होगी गीता से या करेक्ट ज़्यादा होगी, क्या कहते हैं वो, वेद से। लोगों को यही समझ में नहीं आता, क्योंकि जब हम वो ये समझते हैं कि करेक्ट ज़्यादा है, इसका मतलब महान ज़्यादा है। और तुम कैसे महान हो सकते हो? तुम तो कोई हो ही नहीं, तुम्हारी तो कोई औकात ही नहीं है। ये समझने की ज़रूरत है, क्योंकि अब हमारे पास बहुत सारी चीज़ें
और नॉलेज हमें मिल चुकी है, कॉम्प्लेक्स नॉलेज लगातार बन रही है, हमारे पास इतना है कि हम कोई भी लैंग्वेज की किताब पढ़ सकते हैं, पूरी दुनिया के हर बंदे से कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो अब जो वेद है या गीता है या पुरानी रामायण है, महाभारत है, ये अब टाइम के हिसाब से उतनी ज़्यादा करेक्ट नहीं है, लेकिन महान है। लेकिन जब मैं बोलूँगा कि वो करेक्ट नहीं है, तो लोग समझेंगे नहीं कि वो, तो उन्हें लगेगा कि मैं ये कह रहा हूँ कि वो महान नहीं है। ये दिक्कत है हमारी सोसाइटी। सेम इससे आत्मा का कॉन्सेप्ट से कैसे कनेक्टेड है कि लोग आज भी ये समझ रहे हैं कि आत्मा की जो पुरानी डेफिनेशन है, वो महान है और वो करेक्ट भी है। मैं ये नहीं कह रहा वो महान नहीं है। उस टाइम के सामने किसी को ये सोचना कि कॉन्शियस होता है, अंदर कुछ होगा और उसके बारे में थ्योरीज़ लिखना, उस टाइम के हिसाब से वो बहुत ही अच्छी बातें थी। लेकिन आज हमें पता है कि वो जो परिभाषा दे रहे हैं, वो गलत है। उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। लोग ये नहीं समझते। अच्छा, आत्मा का जो कॉन्सेप्ट है कहाँ पर आता है? किस टेक्स्ट में, किस तरीके से आता है? एक्चुअली ये तो मुझे नहीं पता कि आत्मा का कॉन्सेप्ट कहाँ-कहाँ पे किस तरीके से आता है। लेकिन हाँ, बहुत सारे टेक्स्ट में आता है, जैसे कि गीता में कृष्ण ने बोल रखा है कि आत्मा को शायद मैंने बनाया, नहीं सॉरी, वो जो है ना अध्याय 2 और श्लोक 29, या एन वेत्ति हंतारा यश्चैन मानते हंतम उमायाना बेजानोति नाय हंति नाय हंतरम, ऐसे कुछ है कि जो व्यक्ति ये समझता है कि आत्मा पैदा होती है या आत्मा मर सकती है, वो व्यक्ति मूर्ख है, क्योंकि आत्मा ना पैदा होती है और ना आत्मा मरती है। तो जैसे गीता में तो आत्मा है, और और भी ग्रंथ होंगे जिसमें भी मतलब आत्मा का कॉन्सेप्ट आया है, लेकिन आत्मा का कॉन्सेप्ट बहुत टाइम से आया है, क्योंकि आत्मा आत्मा को इस एज अ आत्मा ही लिखा हुआ है क्या? किस टर्म में हाँ, इसको यूज किया है? हाँ, 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 इस श्लोक के आत्मा अंदर ही वर्ड आत्मा है। शब्द है? क्या क्या है? हाँ, हाँ, या पढ़ना एक येन बार, वेत्ति पढ़ना हंतारा एक बार। या इस श्लोक में आत्मा शब्द नहीं है, लेकिन ये जो अध्याय है ना, इसमें आत्मा की बहुत सारी बातें हो रही हैं। तो लेकिन शब्द इसमें कहाँ है? हाँ, टर्म पर कहाँ आ रहा इस है? श्लोक में नहीं है, पर मेरे ख्याल से इसी चैप्टर में आत्मा शब्द है। एग्ज़ैक्टली आत्मा शब्द है। मतलब जैसे मैं श्लोक होते हैं जो, एक्चुअली वो इंटरेस्टेड इस बात पे हूँ, क्योंकि लैंग्वेज जो अच्छा। है, क्योंकि अभी तो हम ये लैंग्वेज हुँ। पढ़ते नहीं है। संस्कृत ना कोई हुँ, बोलता हुँ, है, हुँ। ना हमारी कॉमन लैंग्वेज है ना? हमारी हुँ, मदर टंग नहीं है। हुँ, तो हम इस पे हुँ, कम्युनिकेट नहीं करते। हम बस उस हुँ। टेक्स्ट को अ, उसकी कमेंट्री पढ़ के, एक्सप्लेनेशन पढ़ के हम एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं, अलग-अलग लोगों ने जो बात कही है और जो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग लोगों की बन चुकी है उस बेसिस पे, है ना? हुँ, हुँ, लेकिन हुँ, 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 हुँ। मुझे जो लैंग्वेज का अ, एक चीज़ समझ में आती है, वो ये है कि लैंग्वेज के अंदर एक टर्म को, खासकर संस्कृत जैसी लैंग्वेज में एक टर्म के मल्टीपल मीनिंग्स निकल आते हैं। और चूँकि हम उस टाइम पे जी नहीं रहे हैं कि हम उस लैंग्वेज की एकदम बारीकियों को समझते हों, कोई एक इंसान समझता हो, तो हम अपने-अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट करते हैं। यहीं पर लोग उसको गलत तरीके से भी समझ सकते हैं और उसको एक जस्टिफिकेशन देने वाले मोड में भी ला करके उसको एक एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, है ना? जस्टिफाई कर सकते हैं। तो देखो मैं यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जब हुँ। हम जस्टिफाई करते हैं, तो हम उसको बहुत साइंटिफिक और बहुत रैशनल वे के अंदर जस्टिफिकेशन देते हैं और उसको एक एक्सप्लेनेशन को एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं बार-बार, क्योंकि बिकॉज़ ऑफ मेनी रीज़न्स हम उससे एसोसिएटेड हैं, ठीक है? आइडेंटिफाई करते हैं उससे। लेकिन जो लोग उसको, उस जस्टिफिकेशन को सुनते नहीं है और उसी बिलीफ सिस्टम पे चल रहे हैं आगे, है ना? हमें उनकी वजह से उस सब्जेक्ट पे, उस कॉन्सेप्ट के साथ प्रॉब्लम हो जाती है, उस टेक्स्ट के साथ प्रॉब्लम हो जाती है कि यार ये लोग तो इस बिलीफ सिस्टम में चलते हैं जिसकी वजह से हमारा पूरा का पूरा जो एक है ना, एक माइंडसेट लोगों का बहुत खराब हो चुका है, एक रैशनल थॉट नहीं है, साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं है और भी वगैरह-वगैरह। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, इसका कोई एक एक सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि जो जस्टिफिकेशन देने वाले हैं उनकी भी एक भावना है, एक स्ट्रॉन्ग इमोशन है उसके साथ जुड़े हुए, है ना? एसोसिएशन है। तो ये इसका क्या तरीका है? इसका एक देखो क्या क्या मैं एक कैसे समझाने की करें? बात कह रहा, देखो पहली बात तो ये है कि ये कहना कि एक शब्द के बहुत सारे मतलब हैं, इसलिए इसका असल मतलब नहीं समझा जा सकता, ये बिल्कुल गलत बात है। नहीं, नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा ये ना समझा नहीं आ सकता। मैं बोल रहा हूँ कि एक शब्द के बहुत सारे तरीके से उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है और उसको जस्टिफ़ाई किया जा सकता है कि आत्मा शब्द में आत्म, उसको अगर विच्छेद करें, संधि विच्छेद, तो उसमें अलग-अलग टर्म को की जो मीनिंग है उसके साथ
सुना होगा भारत में भी भा और रथ, इसका मतलब क्या है, भा का मतलब क्या है, रथ का मतलब क्या है, उससे एक्सप्लेन करते हैं कि इसके हाँ, पीछे का तो क्या क्या अब इसका मैं बोल विजन, रहा हूँ, अब मैं है बोल ना, रहा हूँ। थॉट क्या हाँ, है, इस वर्ड के पीछे तो का थॉट क्या है। देखो जैसे शिफ्ट का मतलब होता है बच बच के निकलना, ठीक है। हाँ हाँ मैं बोल रहा हूँ कि यार मैं यहाँ से दिल्ली शिफ्ट करूंगा, ठीक है। हाँ आज से 50 साल बाद कोई बंदा इस लाइन को पढ़ता है, तो वो सोचेगा कि यार इसका क्या मतलब हो सकता है कि इसकी जान को खतरा हो दिल्ली तक जाने में, इसलिए ये बच 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 के निकल रहा हो। या फिर लोग मेरी और लैंग्वेज को भी पढ़ सकते हैं और इस टाइम को पीरियड को जान सकते हैं कि यार इस टाइम पे इंडियंस लोगों को इस शिफ्ट की गलत समझ बन गई थी और वो मूव की जगह शिफ्ट वर्ड को यूज कर रहे थे, ठीक है। दो इसके बहुत सारे मतलब निकल आ रहे हैं, लेकिन मैंने किस कॉन्टेक्स्ट में यूज करा है इसे जानना ज्यादा मुश्किल नहीं है। उस टाइम पीरियड के लोग इस वर्ड को किस तरह से यूज कर रहे थे और इसने अपनी प्रीवियसली उस वर्ड को किस तरह से यूज करा है, इस तरह से हम पता कर सकते हैं। अब लोग क्या करते हैं डिफेंड करने के लिए, ये मुस्लिम लोग भी करते हैं और हिंदू लोग भी करते हैं। जब वो देखते हैं कि किसी एक किताब का किसी एक चीज का सीधा सीधा सा मतलब है और वो सीधा सीधा सा मतलब गलत प्रूफ हो गया है, तब वो उसमें घूमेंगे घामेंगे और नए नए चीजें बनाएंगे, क्योंकि लिंक का मतलब पीनस है। लिंक का मतलब पीनस है, लेकिन अब सिबलिंग से पीनस नहीं बचा है। क्यों? क्योंकि अब उनको लग रहा है कि यार इसमें तो दिक्कत हो रही है, जबकि शिव पुराण में क्लियरली लिखा हुआ है कि इस लिंग का मतलब ये सिबलिंग जो है वो पीनस ही है। अच्छा, ये क्या बात ऐसे पुरानी है लोग, ही नहीं। हाँ, ऐसे लोग भी होंगे जिनको, जो कि उस पे उतनी ही आस्था रखते होंगे, लेकिन वो उसको एज अ लिंग, एज अ पीनस मान के ही चलते होंगे, ऐसे लोग हैं। हाँ, हाँ। मैं था जब और मैं हिंदू था तब मैं इस पे यही आस्था रखता था कि यार ये पीनस है, और मुझे लगता था कि ये तो बहुत ही प्रोग्रेसिव बात है कि हमने हाँ एनिमिस्टिक रिलीजन जो था उसका कल्चर को आज भी बनाए रखा हुआ है और हाँ हमने अपने अपने अंदर में पीनस रखा है। ये तो एक बहुत ही प्रोग्रेसिव बात है, कितनी अच्छी बात है, क्योंकि शिव पुराण तो मैंने बहुत पहले से पढ़ रखा है। हाँ, ठीक है। तो मैं ये तो कह रहा हूँ, प्रॉब्लम हाँ। क्या है, हाँ, तो मैं लिंग प्रॉब्लम क्या होने से कह रहा हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। आत्मा लिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ कि जिन लोगों को प्रॉब्लम है वो एक नया अर्थ गढ़ लेते हैं, ठीक है। हम्म जैसे कि हम्म बहुत जगह वर्ड आया हुआ है अल्लाह का किसी और किताब में, सॉरी, जैसे हम्म जैसे जो वो है बाइबल है, उसमें एक शब्द है जिसका मतलब गॉड है, ठीक है। उसको इन्होंने प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन को जब अरेबिक में जब ट्रांसलेट किया गया मुसलमान के द्वारा, तो उन्होंने उस वर्ड का हर जगह अल्लाह लिख दिया है। एक हम्म कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन में चेंज कर दिया, लेकिन वो वर्ड जितनी जगह आया है उसमें से 21 जगह आया है और उन्होंने 18 जगह ही अल्लाह लिखा है, या 18 या 17 जगह या 22 जगह या दो तीन जगह छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि वहां पे उसका मतलब अलग आ रहा है, क्योंकि वो ऊपर से आके बाद में एक अर्थ जोड़ना चाह रहे थे। ऐसा ही हिंदुइज्म के साथ हुआ है। जब मैं हम्म कोई वर्ड्स का कोई मतलब है मैं समझ लूंगा और मैं बता दूंगा कि यार ये देखो ये बेवकूफी बात कर रही है, तब वो नया मतलब खोज लेंगे। हम्म जबकि किस देखिए, मैं भाषा का विद्यार्थी रहा हूँ, मतलब डायरेक्टली नहीं पर इनडायरेक्टली स्वाध्याय से भाषा का विद्यार्थी रहा हूँ। तो कोई कवि है, कोई राइटर है, उसका एक ओरिजिनल मतलब है और उसको जानना ज्यादा मुश्किल नहीं है। हाँ, आप इंटरप्रिटेशन बाद में बहुत कर सकते हो कि कविता किसी बंदे ने लिखी है, किसी बंदे ने कोई सॉन्ग लिखा है, उसने एक थॉट प्रोसेस के साथ लिखा हुआ है, उसको जानने के लिए हम उसकी और किताबें और गाने सुन सकते हैं, या फिर उसने किस सिचुएशन में लिखा हम वो जान सकते हैं। लेकिन अब उसके बहुत सारे मतलब हो गए, ठीक है। लेकिन ओरिजिनल मतलब जानना इतना मुश्किल नहीं है। तो गीता है, उसमें जो आत्मा का कॉन्सेप्ट है, या जो हमारे वेद है उसमें कोई श्लोक है, उसका अगर ओरिजिनल मतलब जानना है तो ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये जो कह रहे हो आप कि यार एक शब्द के बहुत सारे मतलब हो जाते हैं, इसलिए क्या कहते हैं ये जानना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल नहीं है। ओरिजिनल मतलब है उसको जानना बहुत आसान है, क्योंकि जो नए नए मतलब दिए गए हैं उनमें ज्यादा टाइम ही नहीं हुआ है। अगर तुम कोई किताब उठा लोगे 1900 से पहले की, तो तुमको पता चल जाएगा कि उसमें ज्यादातर स्कॉलर्स एक ही अर्थ एग्री कर रहे हैं, क्योंकि यार, उस टाइम लेकिन ऐसे तक ये ज्यादा भी तो लोगों है को ना कि साइंस की पता ही अगर नहीं था। जब अगर साइंस पता चला। अगर अगर मान लो कि कोई एक चीज लिखी हुई है जो कि ऑब्जेक्शनेबल है आज के टाइम पे, है ना, और हम्म उस, चूंकि सोसाइटी इवॉल्व कर रही है, नॉलेज हम्म क्रिएट हो रही है, हम्म कॉम्प्लेक्स नॉलेज और क्रिएट हो हम्म रही है, और चीजें हम्म हम्म या तो कियोटिक हो रही हैं अपने अच्छे के लिए, या फिर सेटल हो रही हैं अपने अच्छे के लिए, है ना। तो ऐसे में जो पुराने टेक्स्ट बुक्स हैं, जो पुराने स्क्रिप्चर्स हैं, उसमें लिखी हुई चीज़ें से अगर किसी को ऑब्जेक्शन है और वो बात उठ रही है और उस पर कोई जस्टिफिकेशन आ रहा है ना, अगर वो जस्टिफिकेशन नहीं देंगे जो जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, तो फिर
रेलेवेंस खत्म हो जाएगा ना उन टेक्स्ट बुक्स का आज के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। अगर आप उसको वापस रीस्टैब्लिश नहीं करोगे, वो जो कन्फर्मेशन बायस की बात हो रही है, वो यहाँ पर भी आ रहा है ना कि हम उसको वापस आज के कॉन्टेक्स्ट में हम उसको वापस रेलेवेंसी उसकी क्रिएट करना चाह रहे हैं, ताकि लोग उसको भी एक्नॉलेज करें, एक्सेप्ट करें। वो अब एक अलग पॉलिटिक्स है उसके पीछे का ना, कि लोग उसकी रेलेवेंस को एक्नॉलेज करें, ताकि जो लोग उस चीज़, उस नॉलेज को, उस टेक्स्ट को लेकर के अभी तक आए हैं विथ ड्यू टू ट्रेडिशन या कल्चर जो भी, वो अपनी एग्जिस्टेंस सोसाइटी के अंदर बनाए रख पाएँ। ये एक पॉइंट है। तो वो फिर नहीं, नहीं, रेलेवेंस खत्म इसका हो जाएगा ना उनका। मैं मैं बोलना चाह रहा हूँ इस पे, रुको। देखो, डाल्टन ने जो इलेक्ट्रॉन मॉडल दिया वो गलत है, पर क्या वो आज रिलेवेंट नहीं है? क्या हम जब साइंस पढ़ते हैं हम डाल्टन का मॉडल नहीं पढ़ते? न्यूटन ने जो नियम दिए हैं वो गलत है, पर क्या हम न्यूटन के नियम को नहीं पढ़ते? क्या उसने बोला है कि जो इलेक्ट्रॉन, जो सूर्य की किरणें हैं, वो क्या कहते हैं, वो है, क्या है, मैटर है। क्या हम इस चीज को नहीं पढ़ते? उसकी ये थिंकिंग गलत है, उसकी जो उसने जो नॉलेज थी वो गलत है, लेकिन तब भी हम उसे पढ़ते हैं। जो एरिस्टोटल ने बोला है बहुत सारी चीजों को लेके, वो गलत है, पर क्या हम उसको नहीं पढ़ते? जस्ट बिकॉज की कोई चीज गलत है उसका रिलेवेंस खत्म नहीं होता। यही बात तो समझने की बहुत जरूरत है। एक चीज एक समय के हिसाब से आती है, बाद में पता चलता है कि वो गलत हो गई है, लेकिन इसका मतलब नहीं उसका रिलेवेंस खत्म हो जाता है। कि अगर सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो हिटलर की थिंकिंग थी वो गलत थी, पर क्या हमें सेकंड वर्ल्ड वॉर नहीं पढ़ाई जाती? पढ़ाई जाती है, क्योंकि उसका रिलेवेंस है। हम उसको बदल देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अगर जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है, जो इसने चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दिया है, वो गलत है, क्योंकि उसको नहीं पता था कि म्यूटेशन होता है। मतलब फंडामेंटली उसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ओरिजिनल स्पीसीज का रिलेवेंस खत्म हो गया। ओरिजिनल स्पीसीज का भी रिलेवेंस है। जस्ट बिकॉज उसकी नॉलेज अधूरी है या गलत है, इसका मतलब ये नहीं उसका रिलेवेंस खत्म हो गया। तो हमें जब गीता पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि इस समय ये बात गलत लिखी है, उस समय के हिसाब से लिखी हुई है, बहुत अच्छी किताब है, ठीक है, लेकिन ठीक ये है। गलत है इस जगह पे। इस जगह पे गलत है, तो क्या पूरी बुक गलत हो जाती है इससे? पूरी बुक? ऑफ कोर्स नहीं, नहीं ऑफ कोर्स नहीं। तो हाँ, उस बुक की, मैं उस पर्टिकुलर वर्सेस की बात नहीं कर रहा हूँ। जो लोग डिफेंड कर रहे हैं वो उस पर्टिकुलर वर्सेस पे आकर के थोड़े डिफेंसिव हो जाते होंगे, लेकिन ओवरऑल बुक के हाँ। ऊपर हो सकता है कि उसकी रेलेवेंस बनाने के लिए वो उसको लेकर के थोड़ा डिफेंसिव अप्रोच अपनाते होंगे, ताकि लोग ओवरऑल बुक को नेगेट ना कर दें। वो ये ना बोले कि भैया ये बुक ही खराब है। देखो, मैं वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोगों को रिस्पेक्ट का कल्चर, साइंटिफिक नॉलेज का कल्चर, ये कल्चर समझ में ही नहीं आता है कि रिलेवेंस का कल्चर। उन्हें लगता है कि कोई बात सही लिखी है तो उसका मतलब वो साइंटिफिक है। जैसे अगर लेट्स से कि सूरज से पृथ्वी की दूरी कितनी है अर्थ की, ये सपोज करो हनुमान चालीसा में लिखा है। पहली बात तो ऑब्जेक्शनेबल है कि लिखा है कि नहीं लिखा है, ठीक है, सही दूरी बताइए नहीं। लेट्स से एक बार को मान लिया कि वो दूरी सही है, तो क्या ये साइंटिफिक हो जाता है? नहीं। समझो इस बात को। मैंने तुमसे दो एक क्वेश्चन पूछा कि जो वर्षा की बूंद है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से गिर रही है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से गिर रही है, ठीक है? इसका राइट आंसर है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से गिर रही है, ठीक, इसका ये राइट आंसर है। लेकिन तुमने अपना साइंस का थोड़ा दिमाग लगाया और तुमने बोला कि कांस्टेंट वेलोसिटी से गिर रही है। तुमने दिमाग लगाया लेकिन तुम्हारा आंसर गलत है। दूसरे बंदे से मैंने ये सेम क्वेश्चन पूछा, उसने इसका सही आंसर दिया, लेकिन उसने दिमाग नहीं लगाया, उसने किसी से पूछ लिया, उसे किसी ने बता दिया, ठीक है, और वो एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा है खुद को। फिर मैं पूछूंगा कि किसका आंसर ज्यादा साइंटिफिक है? जो गलत आंसर है वो साइंटिफिक है, जो सही आंसर है वो साइंटिफिक नहीं है, क्योंकि या तो उसने किसी से पूछ लिया है या ही कैन नॉट इवन एक्सप्लेन इट कि उसने आंसर कैसे बताया, क्योंकि तुक्का मारा है या तो उसने, ठीक है। हमारी दिक्कत क्या है कि हम समझ में हमें ये लगता है कि जो सही है वही साइंटिफिक है। अगर गीता में कोई बात लिखी है, वो बात आज प्रूफ हो रही है, तो वो साइंटिफिक है। या फिर आज की क्या कहते हैं, वेद में अगर लिखा हुआ है कि बैटरी कैसे बन रही है, तो वो साइंटिफिक है, वरना वो साइंटिफिक ही नहीं है। भाई गलत बात कहना दिमाग लगा के और सोच के, वो भी साइंटिफिक है। सही बात कहना और फिर ये कहना कि इन्हें तो ऊपर से बता दिया, तो श्रुति है, इनको तो ब्रह्मा ने बता दिया, तो वो साइंटिफिक नहीं रहेगी कि उन्होंने सुन लिया है। ये कल्चर समझने की जरूरत है। दूसरी बात, जब वो उसे डिफेंड कर रहे हैं तो वो इस किताब का और अपमान कर रहे हैं, क्योंकि वो इसका अर्थ बदल रहे हैं। मैं अगर कोई बात कह रहा हूं और मैं लिख रहा हूं, तो मैं ये चाहूंगा ना कि उसको उसी कॉन्टेक्स्ट में उसी मतलब में बताई जाए। तुम अगर उसका मतलब बदल के कुछ और बता रहे हो तो मेरा अपमान है ना, या मेरी उस कृति का या उस चीज का अपमान है। हमको समझना है कि ये किताब एक समय के हिसाब से आई है,
और उस समय के हिसाब से ये थी, और उस ज़माने में ऐसी किताबें नहीं लिखी जा रही थी। उसके ज़माने के हिसाब से बहुत सही किताब है, तो ये बहुत ही महान किताब है। जस्ट बिकॉज़ कि ये 50 जगह गलत है या पूरी किताब गलत है, इससे उसकी महानता कम नहीं हो जाती। जस्ट बिकॉज़ कि तो मतलब क्या तुम्हें कहते हैं, तुम्हें तुम्हें तुम्हारा मेन जो कंसर्न या फिर मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि यार इतना पार्ट गलत है, इसको एक्नॉलेज कर लो, बाकी किताब को कंटिन्यू रीडिंग, कंटिन्यू स्टडिंग, है ना, उसको बिलीव करो, देखो जो भी बिलीफ सिस्टम है उसको मानो या ना मानो, लेकिन इतना पार्ट गलत है, इसको एक्सेप्ट कर लो। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा ज़बरदस्ती कि कोई एक्सेप्ट कर लो। मैं क्या चाहता हूँ देखो, मैं चाहता हूँ कि लोगों के अंदर रैशनल थिंकिंग और साइंटिफिक टेम्पर आए। रैशनल थिंकिंग और साइंटिफिक टेम्पर कैसे आता है कि जब लोग देखते हैं कोई चीज़, उसे पढ़ते हैं, वो उसे कॉन्ट्रोवर्स को देखते हैं, वो पूरा उसे करते हैं, परखते हैं। अगर वो सही होता है तो सही मान लेते हैं, गलत होता है तो गलत मान लेते हैं, आधा सही होता है तो आधा सही मान लेते हैं, आधा गलत होता है तो आधा मान लेते हैं। हमारे यहाँ ये कल्चर ही नहीं है। हमारे यहाँ तो पैर छूने की परंपरा है, लेटने की परंपरा है, कि अगर कोई किताब, कोई श्लोक गीता में लिखा है, तो वो महान है, इवन दो उसने गीता कभी नहीं पढ़ी। जो ये व्यक्ति ये कह रहा है कि गीता महान है, ठीक है? जो व्यक्ति ये कह रहा है कि हाँ भाई वेदों में विज्ञान है, उन्होंने सब बता रखा है, एम थ्योरी दे रखी है, उसमें मल्टी यूनिवर्स है, उसमें उसमें एलियन की टेक्नोलॉजी आ गई है, उसमें बैटरी के सेल बन रहे हैं, उड़न विमान है, उड़न विमान। उन्हें आज तक ना तो विमान मिला है, ना कुछ मिला है। ये अनसाइंटिफिक टेम्पर फैलाता है, और ये जो अनसाइंटिफिक टेम्पर है, ये हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और इसका एक कल्चर ये भी है कि हम इनोवेशन में बहुत खराब है। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि हमारी सोसाइटी साइंटिफिक नहीं है। हमारी सोसाइटी अनसाइंटिफिक है। आज भी बाबा प्रमोट होते हैं, आज भी लोग बेवकूफ़ी वाली बातें करते हैं। क्यों हो रहा है ये सब? ये सब तो इसीलिए हो तो रहा है क्योंकि हमारा रिस्पेक्ट का कल्चर है। लोगों के एथीस्ट होने से ये कल्चर आ नहीं, जाएगा। एथियस्ट का तो कोई इससे लेना-देना ही नहीं है। देखो, एक एथियस्ट क्या है? एथियस्ट ये है कि वो व्यक्ति रिलीजन के क्लेम में विश्वास नहीं कर रहा है, ठीक है? अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि एक बंदा है जो कि सैंटा क्लॉज में विश्वास नहीं रखता, क्या हम्म, इस बात से सोसाइटी अच्छी हो जाएगी? कितना अब्सर्ड क्वेश्चन मैं है। हम्म, कितना तो अब्सर्ड मैं यही क्वेश्चन है पूछना भाई। चाह रहा कोई हूँ, बंदा मैं सैंटा वही क्लॉज में वही विश्वास नहीं वही रखता। पूछना चाह रहा हूँ, हाँ, वही हाँ। पूछना चाह रहा हूँ, एथिज्म का ऑपोजिट क्या है? एथिज्म का कोई अपोजिट नहीं है, पहली बात तो ये समझो। अच्छा। ठीक है, चलो लेट्स से कि एथिज्म का अपोजिट थीइस्ट है, ठीक है? हाँ। या फिर कोई रिलीजन वाला है, लेकिन मैं उस एथिज्म की तो बात ही नहीं कर रहा अभी। मैं सिर्फ क्या बात कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ कि हमको चाहिए साइंटिफिक टेम्पर, ठीक है? हम्म, हम्म, तो कोई भी बात लिखी है, कोई भी बात कही है, तो हमको सिर्फ फेस वैल्यू पे उसे एक्सेप्ट नहीं करना है। हम्म, और फेस वैल्यू पे एक्सेप्ट नहीं करना है, उसको क्रिटिकली एनालाइज करना है, फिर देखना है कि उसमें क्या बात सही है, क्या बात गलत है, और हो सकता है कि उस ज़माने के हिसाब से वो बात अच्छी हो और इस ज़माने के हिसाब से हाँ हो। ये कल्चर कब आएगा? जब लोगों के अंदर अंधविश्वास या फिर श्रद्धा या फिर भक्ति, मतलब भक्ति नहीं, मतलब ये जो लेटने की प्रथा है कि कुछ कुछ ने किसी ने कुछ कह दिया जस्ट बिकॉज़ कि वो महान है तो हम मान लेंगे कि वो सब कुछ सही है। ये कल्चर खत्म करना है। क्योंकि जब भी मैं साइंटिफिक पेपर पढ़ता हूँ, पता है, मैं कभी ऐसे नहीं पढ़ता कि अरे यार ये स्टीफन हॉकिंस ने साइंटिफिक पेपर लिखा हुआ है तो बहुत ही बढ़िया होगी, बाप क्या नई नॉलेज हासिल करूँ। जब मैं उसे पढ़ता हूँ तो मैं उसे ऐसे पढ़ता हूँ कि यार इसमें देखो क्या बात ये गलत कह रहा है। उससे क्या होता है, मैं जब किसी की बात को गलत प्रूफ करने की कोशिश कर रहा होता हूँ तो मुझे बहुत कुछ पढ़ना पड़ जाता है। उसकी बात तो गलत प्रूफ नहीं होती लेकिन मेरी नॉलेज बहुत बढ़ जाती है। ठीक हम्म, है? या फिर हो सकता है कि हम्म, कभी ना कभी किसी चीज़ की एक बात गलत प्रूफ हो जाए। तो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ही अच्छी बनती है। अगर मैं इस तरह से किताब कोई पढ़ूँ कि यार ये जो बात लिखा है ये बहुत महान है, इसकी सब बातें सही हैं, तो मैं उसके पैरों में लेट हम्म, जाऊँगा और मैं किसी का फॉलोवर बन जाऊँगा। यही हमें अपनी सोसाइटी में खत्म करना है। लोगों को फॉलोवर नहीं बनाना है, लोगों को एक इंडिपेंडेंट, एक क्रिटिकल थिंकिंग वाला, एक साइंटिफिक थिंकिंग वाला इंसान बनाना है। तो हमारी सोसाइटी में हर चीज़ में फ़ायदा आएगा। जैसे पॉलिटिक्स में भी हम देखते हैं, लोग कास्टिज़्म में भी देखते हैं, लोगों की दिनचर्या में भी देखते हैं, ये हर जगह हमें देखने को मिलता है कि लोग फॉलोवर हैं, ग्रुप थिंकिंग है, उनको लगता है कि वो एक फ्री थिंकर है, एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति है, पर वो नहीं है। वो बहुत ही ज़्यादा हम्म, अपने पीयर्स के जैसे हैं। जैसा पीयर्स में बताया जा रहा है, वो वैसा ही फॉलो कर रहे हैं। हम्म। तो कैसे होगा साइंटिफिक टेम्परामेंट, कैसे डेवलप होगा, रैशनल थिंकिंग कैसे आएगी? तो सबसे पहली बात तो हमारे अपने ये चेंज करने की ज़रूरत है ये कॉन्सेप्ट को कि जो एजुकेशन है वो जॉब के लिए है। सबसे पहले तो ये चेंज करना है। लोग जब एजुकेशन पढ़ने जाते हैं, तो मैं खुद भी था, तो मैं अपने दिमाग में 2 चीज़ें रखता था कि रामायण सच है और आदिमानव भी सच है।
जबकि ये दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्ट करती है। 2 लाख साल पहले ह्यूमंस आए हैं और रामायण 17 लाख साल पहले, और रामायण में इंसान है। लेकिन मैं दोनों बातें सच मानता था, ठीक है? और ऐसा सब लोग करते हैं। वो कहते हैं ये चीज़ आत्मा मैं मानता था, विज्ञान में आत्मा की कोई जगह नहीं है, ठीक है? लेकिन मैं आत्मा को मानता था और मैं विज्ञान में मेरे 96 नंबर आते थे। क्यों? क्योंकि मैंने इसको बाइफरकेट कर रखा था कि हाँ भाई, ये नॉलेज सही नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज है, और ये किताबी नॉलेज है, इससे मुझे नंबर लाने, इससे टॉपर बनना है, इससे जॉब लाना है। पहली बात तो ये कल्चर खत्म करना है, ठीक है? कि एजुकेशन सिर्फ जॉब के लिए। दूसरी बात, हमारे यहाँ क्या कल्चर है, यूट्यूबर्स के अंदर भी, मीडिया के अंदर भी, ये क्लाउड चेजर है कि अगर वो ऐसी बातें करेंगे जिसमें कि उन्हें पता है कि यार जनता उनका सपोर्ट करेगी। तो जैसे कि प्रशांत धवन है, तो प्रशांत धवन ने राम सेतु की जब बात आई, तो राम सेतु के ऊपर एक इसरो ने रिसर्च पेपर लिखा हुआ है जिसमें उसने बोल रखा है कि यार ये क्या कहते हैं, मैन मेड, मतलब ये नेचुरल है, ठीक है? फिर राज्यसभा में भी जब इनसे क्वेश्चन पूछा गया, इसरो इसरो का एक रिसर्च पेपर है, हाँ हाँ, कि ये नेचुरल है, ठीक है? फिर क्या कहते हैं, राज्यसभा में ये क्वेश्चन पूछा गया बीजेपी के अर्थ साइंस मिनिस्टर से, उसने भी बोला कि हाँ इसरो की स्टडी आई है और उसमें ये पता चला कि ये नेचुरल है, ठीक है? जो की किताब में हम पढ़ते हैं कि टम्बोलो क्या होता है, और टम्बोलो का एग्जांपल में सबसे पहला जो एग्जांपल है वो एडम्स ब्रिज और राम सेतु का है। ये टम्बोलो है। टम्बोलो एक नेचुरल फिनोमेना है, ठीक है? जब इसके ऊपर प्रशांत धवन वीडियो बनाते हैं, तो क्या उनको राज्यसभा में जो आंसर दिया गया था बीजेपी के मंत्री के द्वारा, ये पता नहीं होगा? अगर वो सर्च करेंगे उन्हें पता चल सकता है। क्या इसरो ने ये पेपर लिखा है, क्या उन्हें पता नहीं होगा? उन्हें पता होगा। क्या उन्हें ये नहीं पता होगा कि टम्बोलो क्या होता है? क्या उन्हें ज्योग्राफी नहीं पढ़ी होगी? कभी नहीं पढ़ी होगी, उन्होंने पढ़ी होगी। लेकिन वो ये तीनों बातें नहीं बोलते। वो क्या बोलते हैं कि डिस्कवरी साइंस ने एक वीडियो बनाया था। अबे डिस्कवरी साइंस में जो रात के 12 बजे जो वीडियो बनाते हैं, वो तुम्हें पता है कैसे बनाते हैं? हाँ, हाँ। हिस्ट्री वाले रात के 12 बजे के बाद हर जगह एलियन एलियन चिल्लाने लग जाते हैं। तो उन्होंने वो उस तरह से वीडियो बनाई थी, और उस वीडियो में भी उन्होंने डायरेक्टली नहीं बोला है कहीं पे कि ये मैन मेड है। उन्होंने इस तरह से दिखाया कि इंडिया की ऑडियंस उसे देखे और उनका थोड़ा-सा व्यूअरशिप मिल जाए। वो इसरो का पेपर कोट नहीं कर रहे हैं, पर वो डिस्कवरी साइंस कोट कर रहे हैं। ये क्या बेवकूफ़ी वाली बात है? ये मैं कह रहा हूँ, ये क्यों कर रहे हैं वो? ताकि लोगों के अंदर साइंटिफिक टेम्पर ना बने। क्या उन्हें नहीं पता है कि जो पत्थर पानी में तैर रहा है वो क्यों तैर रहा है? क्या उन्हें नहीं पता होगा कि कैसी रॉक्स होती है जो पानी के ऊपर तैरती है? क्या इंडिया में तैर रही है, सिर्फ पूरी दुनिया में तैर रही है? क्या टम्बोलो सिर्फ इंडिया में, पूरी दुनिया में है? लेकिन क्यों जनता को ऐसे बताया जा रहा है कि यार ये तो मैन मेड है? उन्होंने वीडियो में बोल दिया कि ये मैन मेड है, ये मान लिया एएसआई ने, मतलब अपने आप से पता नहीं कहाँ से कंक्लूजन निकाल दिया। ऐसा कोई नहीं मानता भाई, कोई नहीं मानता कि ये मैन मेड है, ठीक है? उन्होंने अपने हिसाब से कंक्लूजन बना दिया। क्यों? क्योंकि क्लाउड चेजर है। अब जब तुम एक बार मान लोगे ये बात, तो तुम्हारा साइंटिफिक टेम्पर कभी खराब हो जाएगा। अगर तुम ये बात मानते हो कि हनुमान जी ने गए, सूरज निकला और पृथ्वी को कुछ नहीं हुआ, तो तुम्हारे अंदर साइंटिफिक टेम्पर नहीं बचा। या फिर तुम बाइफरकेट कर लोगे अपने दिमाग को मेरे अंदर कि मेरे अंदर साइंटिफिक टेम्पर तो था, वैसे हर चीज को लेके साइंटिफिक टेम्पर था, लेकिन जहाँ आत्मा की बात आती थी, या जहाँ मेरे रिलीजन की बात आती थी, या जहाँ रामायण की बात आती थी, तो साइंटिफिक टेम्पर बाहर में चला जाता था। तब मुझे मेरा धर्म ज्यादा प्रिय था। या तो फिर आप बाइफरकेट कर लोगे। ऐसे आपने देखा होगा कि इंडिया में सो कॉल्ड बहुत सारे मेडिकल डॉक्टर या साइंटिस्ट हैं जो कि एथियस्ट भी नहीं है, जो कि भयंकर रिलीजियस है। उनका साइंटिफिक टेम्पर सिर्फ तब है जब वो और कोई काम कर रहे हैं। जैसे रिलीजन की बात आती है तो उनका साइंटिफिक टेम्पर बाहर झूले में चला जाता है और फिर वो डॉगमैटिक हो जाते हैं। तो इसका मतलब जो अच्छे बड़े साइंटिस्ट हैं, पॉपुलर साइंटिस्ट हैं, उनका रिलीजियस होने का कोई पॉइंट नहीं है, होना ही नहीं चाहिए। तो वो साइंटिफिक हाँ, तो मैं तो इसके लिए फिर वो तुम्हें प्योर का रिसर्च पेपर बताता हूँ, ठीक है? हाँ, साइंटिस्ट में जो लोग गॉड को मानते भी हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम नॉट रिलीजियस। समझो, गॉड को मानना और रिलीजियस होना, ये दोनों अलग-अलग चीज़ है। वो किसी रिलीजन को फॉलो नहीं करते, जो साइंटिस्ट मानते हैं मेजॉरिटी ऑफ देम। अब मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ एस्ट्रोफिजिक्स की, ठीक है? एस्ट्रोफिजिक्स में जो साइंटिस्ट हैं, यानी जो ग्रेजुएट होते हैं उसके बाद, तो आई थिंक उसमें से 60% या 50% बंदे हैं जो कि रिलीजियस होते हैं, ठीक है? उम्र बढ़ती रहती है, 65 साल में सिर्फ 20% बचते हैं जो कि रिलीजियस होते हैं, क्योंकि उनका कन्फर्मेशन बायस खत्म होता रहता है। जितना तुम विज्ञान को पढ़ोगे, जितना तुम एस्ट्रोफिजिक्स को पढ़ोगे, तुम कभी रिलीजियस हो ही नहीं सकते। जितना तुम दुनिया को समझ जाओगे, तुम्हें पता लग जाएगा यार इसका कोई क्रिएटर नहीं है। क्रिएशन खुद से ही इतनी महान है कि उसे किसी क्रिएटर की जरूरत नहीं है। तो उनका कन्फर्मेशन बायस जो था उनके अंदर बैठा हुआ था, लेकिन जब बार बार वो पढ़ते रहते हैं तो उनका धीरे धीरे खत्म हो जाता है। अगर हमारी उम्र 500 साल होती तो मैं बात दावे से कह सकता हूँ कि 490 साल का जो साइंटिस्ट होता, एस्ट्रोफिजिस्ट होता, तो में से 100 में से 100 एथियस्ट होते। ये मैं कह सकता हूँ, क्योंकि हमने देखा है जो 60% या 50% जो थियस्ट है, जो रिलीजियस बंदे हैं, जो गॉड में विश्वास करते हैं, वो 20% बचते हैं जब तक कि 65 उम्र तक पहुंच जाते, फिर तो मर ही जाते ज्यादातर। अगर जिंदा रहे तो उनसे पूछ लो। कोई एक्सेप्शनल है
दिमाग में जो कि ऑफ कोर्स, रिलीजियस ऑफ कोर्स। भी हो और नहीं एक बहुत रिलीजियस अच्छा, नहीं, बहुत रिलीजियस पॉपुलर। नहीं, गॉड में विश्वास रखते होंगे, गॉड में हाँ, विश्वास होंगे, रिलीजियस होना मुश्किल है। हाँ, अबुल सलाम जो पाकिस्तानी बंदे थे, अहमदी मुस्लिम, वो रिलीजियस थे, उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। हाँ, वो रिलीजियस थे, उनका नाम मुझे याद आ रहा है। वो रिलीजियस थे, वो भगवान में विश्वास नहीं रखते थे, वो जेनुइनली रिलीजियस थे, वो अहमदी मुस्लिम ही थे। हाँ। वरना किस यूजुअली चीज़ के ऐसा लिए होता मिला है कि था जो व्यक्ति मुझे नोबेल याद नहीं, प्राइज़? मैं अच्छा। भूल गया। हुँ, अबुल सलाम करके ऐसे कुछ नाम है, अहमदी मुस्लिम थे। हुँ। चलो यार, ये इस चर्चा को आगे बढ़ाएँगे।